हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्ल्ड ग्लेशियर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ग्लेशियर प्रोटेक्शन। तो रिसेंटली आपका पहला वर्ल्ड ग्लेशियर डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया गया है? 21 मार्च 2025 को ऑब्जर्व किया गया है और अब हर साल हम वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाएंगे 21 मार्च को। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को जो है इन्होंने लॉन्च किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था इन मंथ ऑफ जनवरी। फाइन, ग्लेशियर्स की बात कर ही रहे हैं तो ग्लेशियर जो है इसमें ग्लेशियर स्टोर करता है 69% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर। इसी वजह से ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, वरना समुद्र का पानी तो कोई नहीं पी सकता है ना। तो ग्लेशियर से ही हमें जो है फ्रेश वाटर मिलता है एंड इन ग्लेशियर से ही हमारी जो मतलब जो हमारी नदियां हैं उनमें फ्रेश वाटर आता है एंड इट सपोर्ट्स ओवर 1.9 बिलियन पीपल। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं प्रोफेसर सेलेस्टे सोलो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। स्टैब्लिश इसे 1950 में किया गया था एंड ये आपकी जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की 1951 से। ठीक है, नाउ बात करते हैं इवेंट की। तो 21 मार्च 2025 को आपका जो है सेलिब्रेशन हुआ था वर्ल्ड ग्लेशियर डे का और इसके साथ साथ वर्ल्ड वाटर डे का सेलिब्रेशन भी यहाँ पे किया गया था एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025। अब आप बोलोगे वर्ल्ड वाटर डे कहाँ से आ गया? तो वर्ल्ड वाटर डे आपका जो है 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इसी वजह से दोनों पास पास थे तो दोनों का जो सेलिब्रेशन है वो एक साथ किया गया है यहाँ पे यूनेस्को के हेडक्वार्टर पे। ठीक है, और इस इवेंट में एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी 2025 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट माउंटेन्स एंड ग्लेशियर वर्ल्ड वाटर टावर। ठीक है, तो ये ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज की गई थी। इसी के साथ कुछ टाइम पहले आपकी जो स्टेट ग्लोबल क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी बाय द WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विद द सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विसेज। तो ये यहाँ पे आपकी जो है 19 मार्च को रिलीज की गई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। अब जो ये रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि लार्जेस्ट ग्लेशियर मास लॉस जो है वो 2022 से 2024 के बीच में हमने देखा है। मतलब इन सालों के दौरान जो ग्लेशियर हैं वो सबसे ज़्यादा पिघले हैं एंड कितना लॉस यहाँ पे हमने देखा है तो 450 बिलियन टन्स का यहाँ पे आपका जो है लॉस देखने को मिला है 2024 हाइड्रोलॉजिकल ईयर में। बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल ईयर आपका 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था, 30 सितंबर 2024 तक आपका चला था। ठीक है, एंड इट इज द 4th मोस्ट नेगेटिव ईयर ऑन द रिकॉर्ड, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। साथ में ही ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर, मतलब वर्ल्ड ग्लेशियर डे जो आपका वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस है इन्होंने प्रेजेंट किया था ग्लेशियर ऑफ द ईयर। ठीक है, अब ये कौन सा ग्लेशियर बना है? तो साउथ कास्केड ग्लेशियर जो आपको वॉशिंगटन यूएस में लोकेटेड है, इसको सेलेक्ट किया गया है एज अ ग्लेशियर ऑफ द ईयर और इस ग्लेशियर को 1952 से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये आपका एक ऐसा ग्लेशियर भी बना है जिसको मतलब अभी तक जिसकी लॉन्गेस्ट स्टडी चल रही है। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द 10th एडिशन ऑफ अ रेसियाना डायलॉग जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था फ्रॉम 17 to 19 मार्च 2025। तो आपका स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो 10th एडिशन था रेसियाना डायलॉग का, इसका थीम था कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने डिस्कस किया था हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब इस टॉपिक पे इन्होंने बात की थी विद दी एंटीगुआ एंड बारबाडुआ फॉरेन मिनिस्टर। देन यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं इन्होंने मीटिंग की थी मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर के साथ डिस्कस करने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को। देन यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर ने मीटिंग की थी थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर के साथ टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी एंड बिम्स्टेक। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अग्रीमेंट एक्सचेंज किए हैं, एग्रीमेंट साइन किए हैं बिटवीन नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया
मतलब इन्होंने विटनेस किया है अग्रीमेंट जो साइन हुए हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया और जनरल आर्काइव ऑफ पेरू के साथ। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों कंट्री के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुए हैं आपके इस मीटिंग के दौरान। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने जो मीटिंग की थी और उस मीटिंग में मालदीव्स के आपके फॉरेन मिनिस्टर के साथ उस मीटिंग में इन्होंने डिस्कस किया था अबाउट दी रिव्यू प्रोग्रेस ऑन दी बायलैटरल कॉर्पोरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे और क्या यहाँ पे आपके इवेंट हुए थे और मीटिंग हुई थी। जैसे यूनियन मिनिस्टर जी ने डिस्कशन किया था राफेल मरीनो ग्रोसी के साथ, जो डीजी हैं आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी एंड नॉन प्रोलिफरेशन। देन इन्होंने डिस्कस किया था ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन कोलैबोरेशन एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विद जो आपके लिचटेनस्टाइन फॉरेन मिनिस्टर जिनके थे उनके साथ ये यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा क्यूबा के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ एस जयशंकर जी की मीटिंग हुई थी जो फोकस करती है हेल्थ केयर और ट्रेडिशनल मेडिसिन पे। देन डिस्कशन हुआ था यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ किस चीज़ के बारे में, कि पीस नेगोशिएशन के बारे में विद दी आप सभी को पता है जो वॉर का है। एंड इन्होंने डिस्कशन किया था फॉर द ओपनिंग ऑफ अ यूक्रेन न्यू कॉन्सुलेट जनरल इन मुंबई महाराष्ट्र। देन यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जॉर्जियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके साथ मीटिंग की थी एंड डिस्कस किया था उन्होंने डिस्कस किया था एनहांसिंग बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन दी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड एजुकेशन। फाइन। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन की। जैसे रसियाना डायलॉग जो है ये आपका हर साल न्यू दिल्ली में होता है सिंस 2016। इस बार 10th एडिशन हुआ था जिसका थीम था कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। ठीक है। देन ये इवेंट जो था इसे इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने और इनके साथ एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे थे आपके न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लेक्सन जिनका विजिट था आपका इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है। अब जो इवेंट था इसे ऑर्गेनाइज किया था आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। अब जो प्रीवियस एडिशन इसका था 9th एडिशन, ये आपका इन मंथ ऑफ फरवरी हुआ था पिछले साल 2024 में एंड इसका थीम था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। ठीक है। नाउ अब जो इवेंट हुआ था 10th एडिशन वाला आपका, इसके इस इवेंट के दौरान बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है इन दोनों ने पार्टनरशिप में लॉन्च की थी एक बुक, ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड, अ ब्लूप्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया। इसको आपका रिलीज किया गया था विच इज को-ऑथर्ड बाय दी नीलंजन घोष एंड सौम्या भौमिक। Next question है, which state became the first in India to establish India's first senior citizen commission to ensure the protection of rights, welfare and rehabilitation of the senior citizens in the state? तो recently इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने एस्टैब्लिश किया है इंडिया का पहला सीनियर सिटीजन कमीशन? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला पहला स्टेट बना है इस कमीशन को एस्टैब्लिश करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 14th मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस expert working group on counter-terrorism was held in New Delhi in month of March. Which two countries co-chaired this meeting for the 2024-2027 cycle? So 2024 से 27 के साइकिल जो है इसको co-chair किया है इंडिया और मलेशिया ने। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन। अब इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया और मलेशिया ने जो है अपने वर्किंग प्लान जो इनके हैं वो यहाँ पे बताए थे फॉर द 2024-2025 एंड इन्होंने अनाउंस किया था कि ये कंडक्ट करेंगे टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर योर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन अ काउंटर टेररिज्म एंड ये कहाँ पे होगी, मलेशिया में होगी 2026 में एंड साथ में ही इंडिया में फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपकी होगी 2027 में, ये अनाउंसमेंट की गई थी। अब बात करें प्रीवियस एडिशन की, जो 13th एडिशन था इसको को-चेयर किया था म्यांमार एंड रशिया ने 2021 से 2024 का ये साइकिल था। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे एशियान की। इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर काओ किम होम जो कंबोडिया से आपके हैं एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है जकार्ता इंडोनेशिया और 1967 में से एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 13th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च
Assistant Counsel, that is BIRAC, in New Delhi, Delhi. Union Minister of State Jitendra Singh launched the India Bioeconomy Report 2025. According to the report, which state shows maximum contribution to the bioeconomy sector? तो रिसेंटली आपका जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने जो 13th सेलिब्रेशन था, आपका 13th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था BIRAC का, इसके दौरान इस इवेंट में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग बायो इकोनॉमी सेक्टर में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिया गया है फ्रॉम द महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इज फॉलोड बाय कर्नाटका एंड तेलंगाना। ओके, नाउ इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अलॉन्ग BIRAC, एंड ये रिपोर्ट क्या करती है? ये मॉनिटर करती है ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज बायो इकोनॉमी। ठीक है, नाउ इस रिपोर्ट में और क्या बोला गया है कि एज पर दिस रिपोर्ट बायो इकोनॉमी सेक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की GDP में, ओवरऑल इंडिया की जो GDP आपकी है उसमें 4.25% का ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है। साथ में ही इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि बायो इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो है ये आपका इट इज अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द टोटल बायो इकोनॉमी, जो कंट्रीब्यूट कर रही है 47.2%। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपका 10 सालों में डबल हो गया है, 60,196 करोड़ से ये बढ़ के 1,27,381 करोड़ हो गया है। ठीक है, 2024 में। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं BIRAC की। इसके करंट चेयरमैन है डॉक्टर राजेश एस गोखले और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नाउ कुछ यहाँ पे आपके पॉइंट्स जो यूनियन मिनिस्टर जी ने हाईलाइट किए थे, जैसे इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था कि इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है इसमें हमें जो है 16 टाइम इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट 10 ईयर में। जैसे $10 बिलियन का ये था 2014 में, अब ये बढ़ के 165 बिलियन हो गया है 2024 में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इन्होंने एक तो रिपोर्ट लॉन्च की थी और एक बायो सारथी इनिशिएटिव जो है वो इन्होंने लॉन्च किया था। ये आपका एक इंटरनेशनल मेंटरशिप इनिशिएटिव है जो आपके बायोटेक के स्टार्टअप्स होंगे उनको नर्चर करेगा, उनको सपोर्ट करेगा और उनको मदद करेगा ग्रो करने में, एंड इनको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने हाईलाइट किया है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट पे बायो E3 पॉलिसी, जो आपकी रिसेंटली कैबिनेट द्वारा जो है आपका अप्रूवल जिसको दिया गया था। इसका मेन एम क्या है? प्रमोट करना रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन अ बायोटेक सेक्टर। अब इस चीज के लिए इस पॉलिसी के अंदर आपका बायो AI हब्स, बायो फाउंड्रीज, बायो इनेबल हब्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। साथ में ही नोट करना है असम पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अडॉप्ट किया है बायो E3 फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन इंटरमिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमिटी ऑन फिनटेक टू एड्रेस चैलेंजेस इन अ फिनटेक सेक्टर एंड develop strategies for its long-term expansion. The committee will be chaired by whom? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमिटी जो है, कमिटी ऑन फिनटेक जो है ये आपकी बनाई है। ठीक है, ताकि जो फिनटेक सेक्टर में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको यहाँ पे कैसे एड्रेस किया जाए और उनको कैसा मतलब उसके सोल्यूशन के फाइंड आउट किए जाए एंड डेवलप की जाए स्ट्रैटेजीज फॉर द लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन ऑफ दिस फिनटेक सेक्टर। राइट, तो ये जो कमिटी बनाई गई है इसके चेयर आपके हैं, इनका नाम है नागाराजू मदिराला, जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। ओके, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ अदर मेंबर्स जो इसके हैं वो भी बात कर लेते हैं। उससे पहले ये जो कमेटी बनाई गई है इसका काम क्या रहेगा कि इनको डिटेल रिपोर्ट देनी होगी विद इन 3 months ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। ओके, नाउ बात करेंगे अदर मेंबर्स की। इस कमेटी में चेयरपर्सन कौन है ये तो हमें पता चल गया है, नागराजू मदिराला। वहीं पे अदर मेंबर इसके हैं ललित केशरी जो CEO हैं ग्रो के, जितेंद्र गुप्ता फाउंडर ऑफ जुपिटर, वरुण दुआ जो CEO हैं आपके एको जनरल इंश्योरेंस के, अजय कुशल जो को फाउंडर हैं बिल्डेस के, एंड विष्णु पिलाई जो आपके केलियन वेल्ड, पीट मार्विक जॉर्ड डीलर जो हैं इसके आपके हेड हैं, एंड आशीष गर्ग जो आपके मैकेंसी एंड कंपनी के हेड हैं। ठीक है,
तो ये सारे आपके अदर मेंबर्स थे जो इस कमिटी में शामिल हुए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंडक्टेड द इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज टू डेवलप एन इंडिजीनियस वेब ब्राउजर अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। हु इज अ विनर ऑफ दिस चैलेंज? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक आपका चैलेंज जो है वो कंडक्ट किया था जिसका नाम है इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज। एक ऐसा वेब ब्राउजर बनाने के लिए, मतलब जो आपका इंडिया की कंपनी बनाए, ठीक है, आत्मनिर्भर हो जो, ठीक है, मतलब इंडिया की कंपनी उसे बनाए और उसमें इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो भी उस पर काम करे, या अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आपका हमें जो है ब्राउजर एक्सेस करने को मिले, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हु इज द विनर ऑफ दिस चैलेंज? तो ये चैलेंज जो हुआ था इसके विनर आपके थे जोहो कॉर्पोरेशन, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जोहो कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट विनर थे, इनको 1 करोड़ का यहाँ पे प्राइस दिया गया है। वहीं पे सेकंड आपके विनर थे टीम पिंग, जिसमें 75 लाख का जो है प्राइज मनी दिया गया है। एंड टीम अजना जो है ये थर्ड इनको प्राइज मिला है विद 50 लाख। एंड जियो विश्वकर्मा ये स्पेशल मेंशन यहाँ पे था। ओके, नाउ ये जो इनिशिएटिव है इसे मैनेज किसने किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दैट इज सीडेट, बैंगलोर कर्नाटका जो है उसके द्वारा इस इनिशिएटिव को मैनेज किया गया है। एंड ये जो आपका नया ब्राउजर है ये सपोर्ट करेगा मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे हमने डिस्कस किया। एंड ये आपका इजीली वर्क करेगा विंडोज, आईफोन iOS में एंड एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज थ्रू क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है अपने बायलैटरल टाइज को, मतलब इंडिया और इस कंट्री के बीच में बायलैटरल टाइज जो टाइज हैं उनको और मजबूत करने के लिए थ्रू अ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोलिविया इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलिविया। इसने यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका HCL ग्रुप का सब्सिडी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज कि प्रूडेंशियल प्लेग जो है इन्होंने आपका अनाउंस किया है कि ये स्टैब्लिश करेंगे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में इन पार्टनरशिप विद दी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो जॉइंट वेंचर है इसकी अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जो आपका प्रूडेंशियल प्लेग है इसकी 70% का होल्डिंग रहेगी, वेयरएस वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट जो है इसकी आपकी 30% की शेयर होल्डिंग इस जॉइंट वेंचर में रहेगी। और इस हेल्थ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर के आपके CEO होंगे अमर जोशी। ओके, नाउ इंडिया में जो है अभी करंटली 7 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन उनके नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद द मर्चेंट बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसने MOU साइन किया है नेपाल की मर्चेंट बैंकर एसोसिएशन के साथ, ताकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को और एनहांस किया जा सके? तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे MOU साइन किया है, ठीक है। इस MOU का ड्यूरेशन आपका 3 साल का है और इसे फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये जो MOU है इसका मेन एम क्या है कि हमें प्रमोट करना है कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट, एनहांस करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपके, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके रिसर्च कोलैबोरेशन है, डिजिटल कोलैबोरेशन है, इसमें सपोर्ट करना, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया जो है इसके CEO है करंटली मिलिंद वी दलवी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी अप्रूव्ड द सिलेक्शन ऑफ 22 बुक्स फॉर द साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज 2024 इन 22 लैंग्वेजेस। हु इज द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज 2024 इन असमी लैंग्वेज फॉर देयर प्राचीन कमरूपा इतिहास? तो इस बुक के लिए इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें जो है साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज का विनर घोषित किया गया है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है अंजन शर्मा। क्या नाम है इनका? अंजन शर्मा इज द राइट आंसर। नाउ आपको नोट करना है इस बार उर्दू के लिए कोई प्राइज डिक्लेयर नहीं किया गया है, उर्दू लैंग्वेज के लिए।
एंड नेपाली और संस्कृत लैंग्वेज के लिए जो विनर हैं वो आपके बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे, ठीक है। नाउ साहित्य अकेडमी की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है माधव कौशिक, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। अब बात करते हैं जो 22 बुक हैं जिनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, उनकी बात करते हैं। पहले ही आपकी है असमी लैंग्वेज में प्राचीन कमरूपा इतिहास, अंजन शर्मा के द्वारा ट्रांसलेट की गई है। देन बंगाली में सदागर पुत्रा नौकिया बेजे बाय दी वसुदेव दास। देन बोडो लैंग्वेज में कंचन उतारा विश्व मूर्ति। डोगरी लैंग्वेज के लिए तमस, जो ट्रांसलेशन हुआ है तमस का हुआ है फॉर अर्चना, फ्रॉम दी अर्चना केसर। इंग्लिश में हजारों ख्वाहिशें ऐसी, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल्स, अनीसुर रहमान। देन गुजराती में कुमारजीव रामनिक अगरवत। हिंदी के लिए सैयद हैदर रजा और ट्रांसलेटर यहाँ पे थे आपके मदन सोनी। कन्नड़ के लिए विदिशा प्रहसना सिद्धलिंग पतन शेट्टी। एंड नेक्स्ट आपका है कश्मीरी के लिए अक इंसान अक ग्रेह अक दुनिया, गुलाम नबी अताश। ऐसे ही बाकी यहाँ पे जो आपके ट्रांसलेटर हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में दिए गए हैं अवार्ड, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which among the following city or cities were honored with the 2025 Partnership for Healthy Cities Summit held in Paris, France for their significant efforts in preventing non-communicable diseases and injuries। तो रिसेंटली अर्जेंटीना की कॉर्बोडा, नेक्स्ट है आपकी ब्राजील की फोर्टलीजा एंड ग्रेट मैनचेस्टर यूके की, इन तीनों को ही ऑनर किया गया है आपके 2025 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट के दौरान, जो पेरिस फ्रांस में हुई थी, इनके एफर्ट्स के लिए फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। फाइन। नाउ ये अवार्ड जो है ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं कि बहुत सारा या बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपका देखा जाए सिटीज़ में रिगार्डिंग योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मतलब इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे आपकी हार्ट डिजीज हो गई, कैंसर, डायबिटीज़, इनमें जो है आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखता है, तो ऐसे सिटीज़ को आपका जो है ऑनर किया जाता है, ठीक है। नाउ दिस पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2025 पेरिस फ्रांस में हुई थी और इसे को होस्ट किया था ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज, WHO, वाइटल स्ट्रेटजीज एंड सिटी ऑफ पेरिस द्वारा, ठीक है, इन्होंने इसे को होस्ट किया था। नाउ अब इन 3 सिटीज की बात करते हैं। कॉर्डोबा ऑफ अर्जेंटीना, इसने इम्प्लीमेंट किया है हेल्दी स्कूल फूड पॉलिसी। इन्होंने बेसिकली क्या है, जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं उनको जो है बैन किया है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड को बैन किया है इनके स्कूल्स में, ताकि बच्चों का जो डाइट है वो हेल्दी रहे और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और इस पॉलिसी से 26 स्कूल्स जो हैं एंड 15,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेनिफिट मिला है। फाइन। नाउ फोर्टलीजा जो ब्राजील की आपकी सिटी है, इसने स्टैब्लिश किया है सिटी का फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी सर्विलेंस इन 2023। नेक्स्ट आपकी है ग्रेट मैनचेस्टर फ्रॉम यूके, इन्होंने एक्सपैंड किया है इनका आउटडोर स्मोक फ्री एरियाज इंक्लूडिंग 6.5 एकड़ स्मोक फ्री पार्क एंड लॉन्च किया है टूल किट एंड कम्युनिकेशन गाइड टू असिस्ट नेशनल हेल्थ सर्विस हॉस्पिटल्स। नाउ ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज की बात करें, इसके CEO आपके हैं पैट्रिका ई हैरिस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में एंड इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सारा जाफरीन जेनरी अपॉइंटेड एज अ PM ऑफ विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसकी सारा जाफरानी जेनरी जो है आपकी PM अपॉइंट किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं। तो आंसर हेरिस, ये ट्यूनीशिया की आपकी PM बनी है एंड शी इज द सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। इनसे पहले जो है नालजिया बॉर्डन जो है, जो 2021 से 2023 के बीच में जिन्होंने सर्व किया था एज अ PM, वो यहाँ पे पहली प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी, एज अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। नाउ इन्होंने जो है रिप्लेस किया है कमेल मोदोरी को। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। टूनिशिया के प्रेसिडेंट कौन है, केस सैयद, कैपिटल इसकी है टूनिस, करेंसी इसकी है टूनिशियन दिनार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज अ नाम्बियाज फर्स्ट फीमेल एंड 5th प्रेसिडेंट।
तो इनमें से कौन सी आपके शख्स हैं जो नाम्बिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है एंड 5th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है ओवरऑल? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है नेतुम्बो नैंडी नेदेतवा। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने सक्सीड किया है नैन गोलो एम्बुबा। और अगर हम बात करें नाम्बिया की कैपिटल क्या है? विंडहोक। करेंसी इसकी है नाम्बियन डॉलर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन नेम्ड द फिट इंडिया आइकन? तो रिसेंटली आपकी एक फिट इंडिया कार्निवल हुई थी जिसमें जो न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसमें आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और इस इवेंट में एक बेनिफिट ऑफ साइकिल नाम से एक बुक भी जो है रिलीज की गई थी, विच इज क्यूरेटेड बाय द एक्सपर्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च टीम। तो इनके द्वारा इट वॉज क्यूरेटेड, राइट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, बेन कैपिटल इज सेट टू एक्वायर डैश परसेंट स्टेक इन अ मनप्पुरम फाइनेंस फॉर रुपीज 4,385 करोड़। तो बेन कैपिटल जो है एक्वायर करेगा 18% के स्टेक्स इन अ मनप्पुरम फाइनेंस, और टोटल इसका अमाउंट कितना है? 4,385 करोड़ का। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्विजिशन बेन कैपिटल जो है इनके पास 41.7% के स्टेक हो जाएंगे मनप्पुरम फाइनेंस के। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसको 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका थीम है अ ट्रिब्यूट टू द नेचर्स टाइनी मैसेंजर। इसको पहली बार 2010 में जो है ऑब्जर्व किया गया था। साथ में ही नोट करना है 2002 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है इन्होंने क्लासीफाई किया था हाउस स्पैरो को एज अ एंडेंजर्ड। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में से डाला गया था? इसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया था ड्यू टू इट्स डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। इसका थीम था 60th एनिवर्सरी ऑफ अ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड पोएट्री डे की, जिसको 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका 26वां एडिशन 2025 में आपका ऑब्जर्व किया गया था। फाइन, इसकी आपकी थीम है पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नौरूज डे। ये आपका होता है पारसी न्यू ईयर, एंड 21 मार्च को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और नौरोज जो है इसको यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में डाला गया था 2009 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। इसको 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम है इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम। और आपको नोट करना है 2025 में 14th वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी 21 मार्च 2025 को, और ये कहाँ पे हुई थी? आपकी यूएन हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में ये हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की। तो इसको 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम है फॉरेस्ट एंड फूड्स। अब इस दिन एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग फॉरेस्ट फाइनेंस नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, विच इज रिलीज बाय द फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट in a support with the UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लाइमेट एंड लैंड यूज अलायंस। तो इन तीनों ने मिलकर इसको रिलीज किया था। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? इसमें बताया गया है 460 बिलियन US डॉलर जो है खर्च किए गए हैं आपके, ताकि डिफॉरेस्टेशन को कम किया जा सके। फाइन, नाउ इसके अलावा नोट करना है अकॉर्डिंग टू इंडिया की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है ये आपका बढ़ा है 25.17%, जिसमें से फॉरेस्ट कवर 21.76% बढ़ा है और 3.41% ट्री कवर आपका बढ़ा है। इसके साथ बात करते हैं इंडिया के लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऐसे स्टेट्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर है। तो सबसे ज़्यादा ये आपका है मध्य प्रदेश में 85,724 स्क्वायर किलोमीटर, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं स्टेट जिनका फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। तो इसमें पहला नंबर मध्य प्रदेश का आता है एंड फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।